तो हर शख्स सबसे पहले यही जानना चाहता है बजट आने के बाद कि क्या सस्ता हो गया है, क्या महंगा हो गया है, क्या कम कीमत पर मिलेगा, किसके लिए अब जेब से ज्यादा रकम खर्चनी होगी। तो देखिए, आपको मैं सबसे पहले बताने जा रहा हूं महंगा और सस्ता। ये दो काउंटर आपके सामने है, एक महंगे का और एक सस्ते का। तो सस्ता हुआ है सोना और महंगी हुई है सुपारी, यानी गुटखा आप कह सकते हैं। सस्ता हुआ है चांदी, सस्ती हो गई है, लेकिन सिगरेट महंगी हो गई है। प्लैटिनम सस्ता हो गया है और दूसरी तरफ प्लास्टिक के सामान जो हैं वो महंगे हो गए हैं। मोबाइल फोन सस्ता हो जाएगा, आप मोबाइल चार्जर भी सस्ता हो जाएगा, लेकिन पीवीसी फ्लैक्स बैनर महंगा हो जाएगा। सोलर ग्लास महंगे हो जाएंगे। अब सस्ता देखिए, झींगा मछली जो खाने के शौकीन है उनके लिए अच्छी खबर है, झींगा मछली अब सस्ती मिलेगी। साथ ही साथ जो महंगा हुआ है, लेबोरेटरी केमिकल्स जो हैं वो महंगे हो जाएंगे पहले के मुकाबले। लेदर बैग्स का जिन्हें शौक है या लेदर प्रोडक्ट्स का जिन्हें शौक है, चाहे बेल्ट हो, जूता हो या चमड़े से बना हुआ सामान हो, वो सस्ता हो गया। पेट्रोकेमिकल महंगा हो जाएगा। साथ ही साथ अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, कपड़ा, जूते और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां और बिजली के तार जो ये सारी चीजें सस्ते हो जाएंगी, जिसमें कपड़ा है, जूते हैं और इलेक्ट्रॉनिक केबल्स हैं। लिथियम बैटरी और सोलर सेट्स, एक्सरे मशीन और कैंसर की 3 दवाएं जो बहुत जरूरी हैं, ये सस्ती हो गई हैं। ये तो हो गया सस्ता और महंगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर जो नौकरी पेशा है, पूरे साल नौकरी करते हैं, टैक्स देते हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर है। इस बजट में उनकी जेब में कितना पैसा बचने वाला है, देखिए जरा। ये वित्त मंत्री का बजट में इनकम टैक्स को लेकर राहत दी गई है। पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, पुराने टैक्स रिजीम वालों को कोई राहत नहीं दी गई है। 2/3 टैक्स पेयर नए टैक्स सिस्टम से जुड़े हैं और नए टैक्स सिस्टम चुनने वालों को राहत दी गई है। टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ है, स्टैंडर्ड डिडक्शन में छूट दी गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 75,000 कर दी गई है, पहले ये लिमिट 50,000 रुपए तक थी। न्यू रिजीम के टैक्स पेयर को 17,500 रुपए यानी 17,500 रुपए तक की बचत होगी जो नौकरी पेशा है। कैसे, कितनी तनख्वाह है, कितनी बचत होगी, ये मैं आपको बताता हूं। जो नया टैक्स न्यू रिजीम टैक्स की है, उसमें अगर 3 लाख रुपए तक जो कमाता है सालाना, उसे पर 0 टैक्स लगेगा और कोई टैक्स नहीं देना, 0% टैक्स। उसके ऊपर देखिए, अगर आप किया है 3 लाख से 7 लाख के बीच है सालाना, तब लगेगा 5% टैक्स और टैक्स देना होगा लगभग 20,000 रुपए। अगर आपकी जो तनख्वाह है वो 7 लाख से 10 लाख तक सालाना है, तो आप पर 10% टैक्स लगेगा और 50,000 रुपए आपको टैक्स के तौर पर देना होगा। अगर आपकी तनख्वाह 10 से 12 लाख रुपए साल की है, तो आपको 15% के हिसाब से टैक्स लगेगा और लगभग 80,000 रुपए सालाना टैक्स कटेगा। उससे ऊपर तनख्वाह है 12 से 15 लाख रुपए है, तो टैक्स 20% लगेगा और 1,40,000 रुपए का टैक्स आपको देना होगा। 15 लाख और उससे ज्यादा तनख्वाह है सालाना, तो 30% टैक्स है, लगभग 1,40,000 से ज्यादा आपका टैक्स बनेगा। इस बजट में जो सबसे जरूरी चीजें वो मैंने आपको बताई, आगे आपको बताऊंगा किसके लिए खास तोहफा है। जरा सुनिए पीएम मोदी क्या कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे। समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट। ये बजट नाउम्मीदी का पुलंदा है और इन हालातों में भी इंसान कैसे जिंदा है, सवाल तो ये है। जिन सरकारों ने और जिन सरकारों के फैसले की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है, वो आज बेरोजगारी कैसे खत्म करेंगे। दिस बजट इज टोटली डायरेक्शनलेस। दिस बजट इज टोटली डायरेक्शनलेस। वोट का टाइम में बड़ा बड़ा बात करते हैं, वादा करते हैं, और वोट आ जाने के बाद, हो जाने के बाद दार्जिलिंग को भूल जाता है। सिक्किम को मिलने दो, हमारा कोई इतराज नहीं है, लेकिन सिक्किम को मिलना और बंगाल को डिप्राइव करना दार्जिलिंग को, दिस आई कैन नॉट सपोर्ट। समाज के हर तबके के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए
सभी तबके के लिए जो कुछ भी प्रावधान इसमें किया गया है, मैं कह सकता हूं कि यह राम राज्य की अवधारणा को साकार करने वाला एक सर्वस्पर्शी बजट के रूप में यह मोदी 3 का यह पहला बजट जाना जाएगा। तो बहुत निराशाजनक बजट है। दूसरा, ये अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया है। प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि अमृत काल से शताब्दी काल का सफर भारत का निश्चित रूप से एक विकसित भारत का रूप धारण करे, वो इस बजट का मुख्य अंश है। सिंचाई हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए बजट का पूर्ण रूप धारण हुआ है। अंदर बजट प्रस्तुत हो रहा था, पेश किया जा रहा था, बाहर प्रदर्शन हो रहा था संसद के बाहर। देखिए जरा, आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही थी संसद के बाहर। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। केजरीवाल को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, मोदी शाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केजरीवाल और दूसरा एक और प्रोटेस्ट हो रहा था कि बजट में पंजाब के लिए कुछ होना चाहिए, तो पंजाब के जो सांसद हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे थे। महाराष्ट्र के जो सांसद थे, एमवीए महाविकास अघाड़ी के सांसद भी प्रदर्शन कर रहे थे संसद परिसर में सीढ़ियों के पास। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, बिहार से जो नेता और सांसद वो भी प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें राबड़ी देवी भी है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी इस प्रोटेस्ट में थी कि बिहार के लोगों को बजट में कुछ खास मिलना चाहिए, बिहार को मिलना चाहिए। कोशिश थी कि नीतीश कुमार को घेरा जाए, बिहार के सांसदों को, मोदी को घेरा जाए, ये कहकर कि बिहार के लिए कुछ खास नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार, खुद सर एनडीए का हिस्सा हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार की सुन ली रिक्वेस्ट। नीतीश कुमार कई बार कह चुके थे कि बिहार के लिए कुछ खास पैकेज हो। तो पहली चीज, इस वक्त एनडीए का खास हिस्सा है नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए को उनकी जरूरत है सरकार के लिए, तो नीतीश को साध लिया, बिहार की लॉटरी लग गई और बिहार में बाहर आ गई। देखिए रिपोर्ट। रेलवे के जुर्माना। इतना शानदार बजट है, पूरा आप देखिएगा कैसे शेयर मार्केट सब कुछ अब कितना शॉर्ट अप करेगा। सरकार को गिराइए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए। बिहार के लिए बहुत कुछ आगे और कुछ आना ही। जो अंडा गवर्नमेंट है, ये मदद की शुरुआत है। बिहार में तोहफों की बरसात हो गई। रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे। इस बार के आम बजट में बिहार ने लहर लूट ली। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द ईस्टर्न रीजन, द इंडस्ट्रियल नोड एट गया। चुनाव नतीजे के बाद एनडीए की बैठक में नीतीश ने शर्माते सकुचाते मोदी के सामने बिहार की मांग रखी थी। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे। आज मोदी सरकार ने अपने सबसे खास दोस्त नीतीश की मांग का खास ख्याल रखा, तभी तो बजट के ऐलान के साथ ही नीतीश ने मोदी को बिहार विधानसभा से धन्यवाद प्रस्ताव पास कराकर भेज दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को हम लोग बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। तो सवाल ये है, क्या सरकार ने एक तीर से कई शिकार कर लिए? क्योंकि जो विपक्ष कल तक विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं मिलने पर नीतीश को इंडी में आने का न्योता दे रहा था, आज नीतीश को स्पेशल पैकेज मिलने पर तमाम सवाल उठा रहा है। सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। तो बिहार को तोहफों की बारिश हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को क्या दिया, लेकिन उससे पहले बिहार विधानसभा में हंगामा हो रहा था कि नीतीश कुमार इस्तीफा दें, क्योंकि दिल्ली से बिहार को कुछ मिल नहीं रहा है। ये देखिएगा, बिहार विधानसभा की तस्वीर है, वहां नीतीश कुमार के खिलाफ हंगामा हो रहा था।
महोदय मत पीटिए जाइए अपने आसन बैठिए। अरे जाके बोलिए, वहां से बैठिएगा तुम ना, अपने आसन पे जाइए। महोदय दरअसल कल खबर आई कि बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जाएगा। नीतीश कुमार को विरोधी घेरने लगे, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्ती का फर्ज निभाया और क्या कुछ बिहार को दिया है ये मैं आपको बताऊंगा। 26,000 करोड़ रुपया सड़क परियोजना पर बिहार को दिया गया। 26,000 करोड़। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे और बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे दिया गया। बिजली परियोजना बिहार के लिए 21,400 करोड़ की, भागलपुर में 2400 मेगावाट का प्रोजेक्ट। बाढ़ परियोजना 11,500 करोड़ रुपए की, जिसमें नेपाल बॉर्डर पर डैम बनेगा। बाढ़ग्रस्त इलाके के लिए स्पेशल फंड दिया गया है। पुल परियोजना, गंगा नदी पर 2 नए पुल बनेंगे। बक्सर में गंगा नदी पर पुल बनेगा। उसके अलावा नए मेडिकल कॉलेज, साथ ही साथ कई एयरपोर्ट्स बनेंगे। गया में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर बनाया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बोधगया में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनेगा और गया औद्योगिक विकास का केंद्र बन जाएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी बनेगा टूरिज्म सेंटर। राजगीर बनेगा ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया जाएगा। ये सारी चीजें बिहार को मिली। ये लगभग 60,000 करोड़ का तोहफा है अगर सबको आप मिला लीजिए। बिहार को मिला खास गिफ्ट, तो फिर सियासी उबाल आना लाजमी था। सुनिए जरा सियासतदानों। हम लोगों ने शुरू से कह दिया था या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया। तो आप संतुष्ट हैं? कहना था कि भाई असल चीज है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में और ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। अभी तो हो ही रहा है। करने का काम करती है सरकार। मांग था नीतीश कुमार जी के, तो पूरा नहीं हुआ, तो उस पर तो उनको उधर से हट जाना चाहिए। करोड़ दिया गया रेलवे के झुंझुना। राबड़ी देवी जी का तो बजट पर भी प्रतिक्रिया दे रही हैं। दस्तखत तो कितना लंबा करती हैं, वो कभी उनका दस्तखत भी देख लिया कीजिए। तो अब बजट जैसा चीज उनको कहाँ समझ में आएगा। बिहार में बाहर है एनडीए का सरकार। बिहार को सुपर पैकेज के रूप में दिया गया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। मार्क माय वर्ड्स लेके रहेंगे। विशेष राज्य के दर्जे पे तेजस्वी जी के साथ नीतीश जी कितने वेग से खड़े थे, आज आप एकदम सिटपिटा गए। ये उचित नहीं है। सड़क का एलोकेशन विशेष पैकेज नहीं होता है। अगर इतनी समझ नहीं है ना, सार्वजनिक जीवन छोड़ दें। और मेरे लिए बिहारी होने के नाते खुशी की बात है, और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ आगे बढ़ने का काम किया है। इस बजट में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को भी धरातल पर उतारने के प्रावधान दिए गए हैं। तो मैं मानता हूं बिहारियों के लिए ये बहुत खुशी की बात है और पूरी बिहार की जनता प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करेगी। बिहार का होने के नाते बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसकी कीमत तो आपको चुकानी ही थी। यानी बिहार को ऐसे नाक नहीं पकड़ के वैसे नाक पकड़ा। लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, अच्छा किया, लेकिन साथ साथ आपने आंध्रा के लिए भी किया, एक्सपेक्टेड था। लेकिन बाकी आपने तेलंगाना के लिए क्या किया, पंजाब के लिए क्या किया, और जैसा आपने कहा बंगाल के लिए क्या किया। तो आपने सुना शत्रुघ्न सिन्हा को। ये तो मोदी के एक दोस्त के बारे में था। मोदी के एक और दोस्त चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू भी एनडीए का एक खास महत्वपूर्ण हिस्सा है और जरूरत भी है सरकार की। तो नायडू को भी तोहफा दिया है बजट में। अगली तस्वीर देखिए जरा, केक कट रहा है। जो आंध्रा से आने वाले सांसद हैं उन्होंने खुशी मनाई है, केक काटा है। जो गिफ्ट मिला है आंध्र प्रदेश को, तस्वीरें आप देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश के सांसदों ने केक काटा है। सब लोग को आइए अब आपको बताऊं कि आखिर आंध्र प्रदेश को क्या कुछ मिला है तोहफे में। चंद्रबाबू नायडू चाहते थे कि अमरावती के लिए कुछ हो, और नायडू जो चाह रहे थे वो हो गया। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपया मिला इस बजट में। नई राजधानी अमरावती के लिए यह फंड है। अमरावती में बुनियादी ढांचे पर खर्च होगा। पानी,
बिजली, सड़क, रेलवे पर जोर रहेगा। पोलावरम सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए फंड मिलेगा। साथ ही पोलावरम प्रोजेक्ट आंध्र की जीवन रेखा मानी जाती है। आंध्र प्रदेश के 7 जिलों को पिछड़ा क्षेत्र फंड दिया गया। इसमें रायलसीमा, प्रकाशम, उत्तर आंध्र पर खास जोर रहेगा। विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा। साथ ही साथ ये सारी योजनाएं जब लागू हो जाएंगी, ये सारे बजट का हिस्सा 15,000 करोड़ आंध्रा को मिल जाएगा। आंध्र प्रदेश और चंद्रबाबू नायडू यही चाहते थे। एनडीए का हिस्सा बनते वक्त भी वो यही चाहते थे कि आंध्र प्रदेश से भेदभाव ना हो, उसे उसका हक दिया जाए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मोदी के दूसरे यार को तोहफा मिलने के बाद सियासतदान। 5 साल जगन रेड्डी के सरकार में आंध्र को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। 20 साल हम पीछे चले गए। अगर केंद्र सरकार आगे आकर हमें हाथ नहीं बढ़ाता तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो वही नरेंद्र मोदी जी ने समझकर आंध्र की ओर एक हाथ बढ़ाया कि हम साथ हैं, तो उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया। The same Amravati, the central government has mentioned through the budget that they will completely and totally support alongside the Amravati, Polavaram, which is the lifeline of Andhra Pradesh, newly announced in this budget. And under Purvodaya, all the northeastern states and the eastern states would be supported with all in every which way. खोदने के पहाड़ निकले चूहे भी नहीं, और पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा नाम तक नहीं लिया, कुछ नहीं मिला इनको। और पंजाब को तो दुश्मन जैसे ट्रीट किया है इन लोगों ने, और कोई भी मदद पंजाब को यहाँ से नहीं मिल रही। तो पहले एक राज्य के लिए बनाया जाता था गुजरात, अब और 2 राज्य उसमें जुड़ गए हैं। कौन से 2 राज्य सर? और सरकार बचाने के लिए प्रधानमंत्री को ये करना जरूरी है। कुर्सी बचाने के लिए बजट बनता है, देश के लिए नहीं बनता है, ये हमने पहली बार देखा है। नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश का उनको सेव करने के लिए, उनको पास में रखने के लिए इसका बजट है। ये इंडिया का बजट नहीं है, देश के लिए बजट नहीं है। वो लोग बंगाल को तो कुछ ही नहीं दिया है। बंगाली को वो लोग देखने नहीं सकता है। सोने चांदी का दाम तो कम कर दोगे आप, लेकिन आम आदमी की जरूरत का कैसे पूरा करोगे? कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये पूरी तरह निराश करने वाला। मैं तो इतना कहूँगा, झुंझुना पकड़ाया है बिहार को, आंध्रा को। अगर मुख्यमंत्री अपने राज्यों के लिए वफादार हैं तो इन्हें चाहिए कि हर हालत में ये समर्थन वापस लें और बाहर आए। अब देखिए बवाल इस बात को लेकर हो रहा है कि हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला, लेकिन राज्यों को कितना बजट मिलता है, ये जितना बजट एलोकेट होता है उसमें राज्यों का हिस्सा क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूं। आइए, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा उत्तर प्रदेश से। केंद्र सरकार जब सारा राजस्व इकट्ठा हो जाता है, सारा इंतजाम हो जाता है, फिर राज्यों को उसका हिस्सा देते हैं। उत्तर प्रदेश को 2 लाख करोड़ से ज्यादा, 2,23,000 करोड़ दिया जाता है। बिहार को 1,25,000 करोड़ दिया जाता है। मध्य प्रदेश को 98,000 करोड़ सालाना है ये। पश्चिम बंगाल को 93,000 करोड़, महाराष्ट्र को 78,000 करोड़। महाराष्ट्र की शिकायत यह रहती है कि हम रेवेन्यू सबसे ज्यादा देते हैं लेकिन हमें मिलता कम है, 78,000 करोड़। राजस्थान को 75,000 करोड़, आंध्र प्रदेश को 50,000 करोड़, तमिलनाडु को 50,000 करोड़ मिलता है, गुजरात को 43,000 करोड़ और केरला को 24,000 करोड़ रुपया। ये राज्यों को दिया जाता है उनका हिस्सा। अब सुनिए जरा डिंपल यादव क्या कह रही हैं और मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कह रहे हैं। मौजूदा सरकार में आप चीज़ें तो लेके आते हैं लेकिन आप उनको परस्यू नहीं करते हैं, विच इज़ वेरी सैड। की सेफ्टी को लेके होना चाहिए महिलाओं के, कुछ भी नहीं है। घर का किचन का ध्यान रखा गया है मैम? मैं समझती हूँ किचन का ध्यान नहीं रखा गया है क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई स्टेप्स लेना ही नहीं चाह रही है। और जहाँ तक हम देखेंगे तो जो परचेजिंग पावर है जो रूरल एरियाज में है वो लगातार घटती जा रही है, इसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। भारत की चमक और महंगाई दर पर कंट्रोल करने की जो भावना है वो परिलक्षित होती है, खास करके सरकार की 9 सूत्री योजना जो प्रस्तुत की गई, जिसमें कृषि उत्पादकता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, आर्थिक विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर उनने पूरा बजट केंद्रित किया है। और आइए मैं आपको बताऊं, इस बजट में एक फोकस और था। फोकस ये कि देश की आबादी तेजी से बढ़ रही है, देश में युवाओं की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। युवाओं को चाहिए नौकरी, युवाओं को चाहिए रोजगार। तो इस बजट में इसके लिए क्या किया गया है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं।
इस बजट में युवाओं पर भी खासा ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री युवाओं के करीब भी हैं, उनको परीक्षा और एग्जाम कैसे देना है इससे लेकर नौकरी लगाने तक क्या किया जाना चाहिए उस पर जोर रहता है, चाहे वो स्वरोजगार से जुड़ा ही क्यों ना हो। अब देखिए युवाओं के लिए क्या है इस बजट में। मोदी 3.0 के पहले बजट में युवाओं पर फोकस। बजट में युवाओं के लिए स्कीम पेश की गई है। अगले 5 साल में 4 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। 5 साल में लाखों युवाओं को ट्रेनिंग की योजना है कि पहले बहुत से अनट्रेन्ड युवा हैं उन्हें ट्रेन किया जाए। शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास के लिए 1,48,000 करोड़ का बजट है। 12 महीने की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत होगा क्या, जो देश की 500 टॉप कंपनियां हैं उनमें 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप करवाया जाएगा, खास ट्रेनिंग। इंटर्नशिप के दौरान 5,000 रुपए हर महीने भत्ता मिलेगा सरकार की तरफ से। पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली सैलरी भी सरकार ही देगी। इसके अलावा 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप का भी लाभ मिलेगा, योजना का लाभ मिलेगा। और ईपीएफओ के तहत पहली बार रजिस्टर्ड होने वाले कर्मचारियों को मदद मिलेगी। 3 किस्तों में 15,000 रुपए की मदद दी जाएगी। 1 लाख से कम सैलरी वालों को भी फायदा दिया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए बेरोजगार युवाओं को 10 लाख रुपए तक का लाभ दिया जाएगा और बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट 20 लाख रुपए की गई है। पहले इसके तहत 10 लाख तक के लोन देने का प्रावधान था। ये युवाओं के लिए खास है। सुनिए जरा युवा क्या कह रहे हैं जब उन्हें पता चला कि बजट में उनके लिए खास कोशिश की गई है कि कैसे स्वरोजगार से जोड़ा जाए, कैसे उनके लिए नौकरियां तलाशी जाएं। सुनिए। एक तो प्राइवेट बड़ी कंपनियों में भी जो इंटर्नशिप युवा करेंगे उनको 15,000 रुपए का भुगतान बड़ी कंपनियां करेगी, जिससे कहीं ना कहीं युवाओं को अब प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी रुझान बढ़ेगा, जिससे बेरोजगार की दर कम होगी। किसानों के साथ साथ महिलाओं का, बालिकाओं का और सेना के जवानों का, मतलब देश का सर्वांगीण विकास कैसे हो सके, इसके लिए ये बजट है। और निश्चित रूप से युवाओं के लिए तो ये सर्वांगीण विकास वाला बजट है। हमारे देश में सबसे बड़ी आज जनसंख्या युवाओं की है। युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, और बेरोजगारी को सबसे बड़ा दूर करने के लिए शिक्षा है। और एजुकेशन लोन के अंदर जो सरकार ने रियायत दी है उसकी स्केल बढ़ाई है और उसके अंदर सरकार ने अपनी भी सहभागिता दी है, वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण युवाओं के लिए कारगर रहेगा। 15,000 वैकेंसीज हैं तो इसके लिए भी बहुत अच्छी सीटें ज़्यादा हैं, तो इस बार ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। जो लोग 5-6 साल से मेहनत कर रहे हैं उनको शायद इस बार फल मिलेगा। और आगे भी मैं यही चाहता हूँ कि ज़्यादा वैकेंसीज रहें, तो सबको मौका मिलना चाहिए। गवर्नमेंट तो ऐसे 10 साल से ही गारंटी दे रही है कि हर साल 2 करोड़ देंगे। इस साल भी उन्होंने बोल दिया 1 करोड़ देंगे, लेकिन वो तो मतलब फील्ड पे कितना, साइड पे कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है उस चीज़ से मैटर करता है। अब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में नो डाउट इन्वेस्टमेंट करती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने का तरीका ऐसा है कि उससे एक मोनोपोली सेट हो रही है। बोल दिया कि 1 करोड़ देंगे, लेकिन उसका जो पेपर लीक हो रहे हैं व्यापम में, एमपी में व्यापम में चल ही रहा है, पटवारियों लोगों का हो गया। तो अब जब तक ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी तो हम लोगों को क्या होगा। स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छी बात है सर, क्योंकि जैसे सब लोग तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलेगा बहुत ज़्यादा। और ये कि जितना मोटिवेशन मिलेगा उतने अच्छे लोग स्टूडेंट्स और आएंगे, आगे बढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, और अच्छी बात है स्टूडेंट्स के लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि ये तो युवाओं की बात हो गई, लेकिन युवाओं के अलावा गरीब, महिलाएं, किसान, इनके लिए बजट में क्या था खास, ये आपको बताता हूं। सबसे पहले किसको क्या मिला, देखिए 5 किलो मुफ्त अनाज की डेडलाइन बढ़ाने की घोषणा है गरीबों के लिए। डेडलाइन बढ़ाने की घोषणा, अगले 5 साल तक मुफ्त अनाज का लाभ मिलेगा। पूरे देश में करीब 80 करोड़ लोगों को इस स्कीम का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए जरा मिडिल क्लास को क्या मिला। 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग परिवार के लिए घर बनेंगे। सरकार इस पर 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। टैक्स स्लैब और स्टैंडर्ड डिडक्शन में बदलाव का लाभ भी मिलेगा। महिलाओं के लिए बजट में 3 लाख करोड़ का आवंटन। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। लखपति दीदी का लक्ष्य है 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का है। सोना चांदी की कीमत पर कम कर महिलाओं को तोहफा दिया गया है। किसानों के लिए क्या है, किसानों के लिए मोदी सरकार ने कई ऐलान किए हैं। किसानों के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ का फंड है। एमएसपी को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं हुई है। किसान सम्मान निधि की राशि भी नहीं बढ़ाई गई है।
ज्यादा उपज वाले 109 फसल की वैरायटी लाई जाएगी। 2 साल में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग से जोड़ा जाएगा। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रही हैं महिलाएं, क्या कुछ कह रहे हैं किसान और एक्सपर्ट्स। मिडिल क्लास के लिए तो सबसे बेस्ट है MSME, जिसको हम बिजनेस के लिए करते हैं। सब हर वर्ग को जिसको जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंगली बजट आया है। जो हम बोल रहे थे वो निर्मला जी तक पहुंच गया है और उन्होंने गोल्ड की तरफ, महिलाओं के लिए जो गोल्ड सबसे ज्यादा जरूरी है उस पर फोकस किया है। निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि यह मध्यम वर्गीय और अंतिम आदमी के विकास का बजट है। महिला वाला जो पहिया है वो मुझे थोड़ा सा डगमगाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो बोला तो गया है 3 लाख करोड़ का जो प्रावधान है वो हम घरेलू महिलाओं के लिए जरा कम ही है। हाँ, वर्किंग महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आजकल की लड़कियां ज्यादातर स्टार्टअप में ही फोकस करना चाहती है। जैसे मेरी बेटी खुद करती है, ई-कॉमर्स बिजनेस में है। वो चीज समझते नहीं है। ई-कॉमर्स बिजनेस को बढ़ावा दिया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इनकम टैक्स स्लैब वगैरह लगभग बहुत परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन सरकार फोकस लगी जॉब क्रिएशन के प्रति। सौर ऊर्जा जो कि प्रकृति का सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत है, उस पर ध्यान देते हुए उसको बजट में लाना। सर्वप्रथम मेरे को सबसे अच्छा ये लगा कि जो विदेशी यहाँ पर निवेश करेंगे उन विदेशियों को भी पहली बार विदेशी व्यापारियों को टैक्स में रियायत मिलेगी इस वजह। बजट तो पूरी तरह से मोदी जी ने गरीबों के लिए बनाया है कि हीरा खरीदने जाइए 1.5% टैक्स दीजिए, गुड़ खरीद करके आइए, दही खरीद के आइए 8% दीजिए। छोटे रोजगार जो उद्योग धंधे उनके लिए, महिलाओं को आगे आने के लिए जो ये बजट पेश किया, इसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगी। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर किसे कितना बजट मिला है, किस क्षेत्र के लिए कितना बजट दिया जाता है। देखिए, उसमें डिफेंस भी है, उसमें स्वास्थ्य भी है, सारे सेक्टर्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। ग्राफिक्स प्ले कीजिए। ये आप देख रहे हैं किस मंत्रालय को कितना बजट। वित्त मंत्रालय सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाता है, लगभग 18.5 लाख करोड़ का बजट वित्त मंत्रालय के लिए। रक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस सेक्टर के लिए 6,21,000 करोड़ का बजट, इसमें बड़ा हिस्सा पेंशन और तनख्वाह में जाता है। सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए 2,78,000 करोड़ का बजट है। इसके अलावा रेल मंत्रालय के लिए 2,55,000 करोड़ का बजट, इसमें भी एक हिस्सा तनख्वाह में जाता है। उपभोक्ता मामले मंत्रालय के लिए 2,33,000 करोड़ का बजट है। गृह मंत्रालय 2,19,000 करोड़ का बजट है गृह मंत्रालय का। ग्रामीण विकास के लिए 1,80,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। रसायन उर्वरक मंत्रालय के लिए 1,68,000 रुपए और कृषि मंत्रालय के लिए 1,52,000 करोड़ का बजट रखा गया। संचार मंत्रालय के लिए 1,37,000 करोड़ का बजट है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं एक्सपर्ट्स जो डिफेंस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें सुनिए क्या कह रहे हैं। बजट में आप देखिए कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ा करके 75,000 बढ़ाया गया है। टैक्स स्लैब को जो है, जो न्यू रिजीम का टैक्स स्लैब है, उसमें 3 लाख तक की जो है इनकम है वो एग्जेम्प्टेड है। 3 लाख से जो है 7 लाख तक पे जो है वो टैक्स है। तो लगभग मानेंगे कि 7 लाख रुपए तक की जो इनकम है उस पर आज भी टैक्स नहीं। जीवन के लिए जो आवश्यक चीजें हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें रिलैक्सेशन मिला है। आने वाला वक्त जो है उनके अंदर जो है भारत कैसा होना चाहिए, देश कैसा होना चाहिए, उसकी एक झलक आपको दिखाई देगी। सोने और चांदी के जेवर बनाते हैं, खरीद बिक्री करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर पिछले 5-10 वर्षों से जिस तरीके से शिथिलता का माहौल देखा जा रहा था, आने वाले निश्चित 5 वर्षों के अंदर बहुत ऊपर एक आंकड़े देखने में आएंगे। देखिए, जो आज का बजट आया है बहुत ऐतिहासिक बजट आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि हमारे किसान के लिए पहले जो कोल्ड स्टोरेज की क्षमता हमारे पास कम थी, आज को बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं। हमारे पास किसानों के जो जैसे तिलहन और दलहन पे अभी हम लोगों ने उस पर किया कि इसको हम लोग बढ़ाएंगे, और अपने यहाँ उर्वरक खेती के विषय में बताया गया है। तो इसमें हम लोग कहीं बाहर फर्टिलाइजेशन मंगा के जो इसमें करते हैं, तो किसानों को क्या यहाँ पर इसको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, सरकार इसको खुद देगी। फायदा कहाँ दिख रहा है, ये सबका का नुकसान, खाद पांच का सब महंगा है, और का अब बताओ किसान बेचारा परेशान है। तो आप सुन रहे थे किसानों को वो क्या कह रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि बजट में एक हिस्सा उन लोगों के लिए होता है जो हमारे पड़ोसी देश है, हमारे पड़ोस में रहने वाले हमारे साथी। उसमें अफगानिस्तान भी आता है, उसमें मालदीव भी आता है, नेपाल भी आता है, भूटान भी आता है। इन देशों के लिए भी बजट में एलोकेशन होता है। देखिए किसके लिए कितना बजट एलोकेट किया गया। भूटान
के लिए 2048 करोड़ का बजट, नेपाल के लिए 700 करोड़ का बजट, मालदीव के लिए 400 करोड़ का बजट, मॉरिशस के लिए 370 करोड़ का बजट, म्यांमार के लिए 250 करोड़ का बजट, श्रीलंका के लिए 245 करोड़ का बजट, अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ का बजट, बांग्लादेश के लिए 120 करोड़ का बजट। हमारे जो पड़ोसी हैं, जो हमारे निकट पड़ोसी हैं, उनके साथ रिश्ते बेहतर रहें, जरूरत पड़ने पर उनकी मदद की जाए, इसलिए बजट में इस तरह का एलोकेशन किया जाता। सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। देश और दुनिया ने पीएलआई स्कीम की सफलता देखी है। अब इस बजट में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी।